सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग फरवरी का करंट अफेयर्स करेंगे। देखिए, फरवरी के करंट अफेयर्स की एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था। ठीक है, तो पहले उसका रिवीजन करेंगे। तो पहले देख लेते हैं वो पिछले क्वेश्चन याद है कि वही मामला चल रहा है, बस पढ़ते ही आ रहे हैं। लास्ट क्लास में याद होगा बॉम्ब साइक्लोन काफी कुछ पढ़ा था इससे रिलेटेड सर हमने। एयर मास वगैरह समझा था। एयर मास, कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास टकराएंगे तो कौन सा एयर मास ऊपर जाएगा। तो ये सारा पॉइंट हमने समझा था लास्ट क्लास में। तो बताइए, बॉम्ब साइक्लोन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विंटर स्टॉर्म हिट्स विच कंट्री रिसेंटली। तभी बॉम्ब साइक्लोन ने किस कंट्री को हिट किया ये पूछ रहा है। इंडोनेशिया, यूएसए, ब्राजील, जापान। बिल्कुल सर, यूएसए को किया है। सर्जियो माट्रेला हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये वाला सर सर्जियो नाम के चक्कर में सब धोखा खा गए थे, सब मनी हाइस्ट के फैन बैठे थे यहाँ पर। तो उन्होंने कहा सर्जियो तो सर स्पेन में था तो स्पेन लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता सर, इटली पे भी मिल जाते हैं सर्जियो नाम के लोग। ठीक है, तो इटली की हमने बात करी थी। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन देखा था, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड बुक ऑथर्ड बाय द फॉर्मर पुडुचेरी एलजी किरण बेदी। तो किरण बेदी जी ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम क्या था। किरण बेदी जी ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, किताब का नाम है फियरलेस गवर्नेंस। ठीक है, तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आज हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इंडिया गेट्स 2 new रामसर साइट्स ऑन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे which is observed every year on 2nd February. One is Khijadiya Wildlife Sanctuary in Gujarat. Name the other one. बताइए। तो हमें अभी 2 नई रामसर साइट्स का टैग मिला, 2 नए ऐसे वेटलैंड है। सर वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड मतलब ऐसा पोर्शन जहां पर पानी मिले, पानी वाला कोई भी पोर्शन होता है। ठीक है, वेटलैंड का मतलब क्या है? वेट लैंड मतलब ऐसा लैंड जहां पर क्या हो, पानी हो। जैसे रिवर इज अ टाइप ऑफ वेटलैंड। जनरली इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, लेक्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वेटलैंड में जनरली आप देखना, हम इसमें किसकी बात करेंगे, लेक्स की बात करेंगे। तो पहले तो ये क्लियर करो वेटलैंड का मतलब क्या है। तो 2 नई रामसर साइट्स हमें मिल गई हैं। पहली बात तो ये समझो कि रामसर साइट में टैग आना अच्छी बात नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रहा तभी ये टैग मिलता है। तो सबसे पहले तो नाम बताओ। ऑलराइट, तो एक तो है खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरी है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है सर? इट इज इन उत्तर प्रदेश। अब देखो है क्या, जो वेटलैंड्स होते हैं, वेटलैंड्स जैसे कि लेक्स वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। जैसे आपके जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, ठीक है, वो बर्ड्स इन लेक्स के भरोसे आते हैं, यहाँ पर हम स्टे वगैरह करेंगे। तो एनवायरनमेंट में एक इनका बहुत अच्छा रोल रहता है। अगर लेक्स आपके साफ नहीं है, लेक्स अगर आपके डिग्रेड हो रहे हैं, तो ये बड़ी चिंता की बात होती है आपके एनवायरनमेंट के लिए। तो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन यानी मतलब कई सारे लोग एक कन्वेंशन में मिले थे और उसका नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। 1971 में सर ये कन्वेंशन हुआ था। इस कन्वेंशन की जगह कौन सी थी? ये एक्चुअल में रामसर में हुआ था। ठीक है, तो जितने भी प्रोटोकॉल, जितने भी कन्वेंशन जिस जगह पर होते हैं उसी के नाम पे उनका नाम पड़ जाता है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्योटो में हुआ, पेरिस अकॉर्ड है
पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है वो पेरिस में हुआ। तो रामसर कन्वेंशन क्यों पड़ा? क्योंकि जगह का नाम था रामसर, कि कहाँ पर है आपका ईरान में। ईरान में एक जगह है रामसर, वहां पे कन्वेंशन होता है वेटलैंड्स के लिए। तो वहां पर ये डिसाइड होता है कि ऐसे वेटलैंड्स जिनकी हालत खराब है उनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। देखो अब गलती सुधारने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि उसको एक्सेप्ट करो, उसको समझो। तो हम पहले जो वेटलैंड डिग्रेड हो रहा है उसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उस पर काम करेंगे। जो जो भी प्रोसीजर जरूरी होगा उसे फॉलो करेंगे ताकि उसको फिर से हम रिवाइव कर सकें। और जब हम उसे फिर से रिवाइव कर देंगे तो इस लिस्ट से बाहर कर देंगे। तो करते करते हम लोगों ने कई सारे धीरे धीरे वेटलैंड्स जोड़े। फाइनली अभी हाल फिलहाल में 2 नए वेटलैंड्स और जोड़ दिए, हिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन, ठीक है। तो अभी क्या था, एक मीटिंग हुई जितने भी रामसर कन्वेंशन के मेंबर्स हैं उनकी। तो एक तो उन्होंने 2 नई साइट्स जोड़ी। तो अभी कुछ दिन पहले यूपी की एक और साइट ऐड हुई थी, हैदरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको भी ऐड किया गया है कुछ दिन पहले। कुछ दिन मतलब कुछ महीने हो गए। तो अगर इसमें ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब इनकी हालत बहुत खराब है। ये बिल्कुल मतलब डिग्रेड हालत में, इनको रिवाइव करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। तो दुखी नहीं होंगे कि सर हमारा वेटलैंड क्यों नहीं है, अच्छी बात है अगर आपके एरिया का वेटलैंड इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो अभी एक मीटिंग हुई, कन्वेंशन हुआ, तो इसमें एक काम और हुआ था, एक नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस और प्रिपेयर किया गया था। प्रिपेयर किया था स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये किसका पार्ट है, इसरो का पार्ट है। इसरो ने इसको प्रिपेयर किया, ठीक है। ये है क्या सर? पहली बात तो ये एटलस है। एटलस बोले तो सर ये मैप है, और किसका मैप है, ये किसी चेंज को दिखा रहा है। डिकेडल चेंज मतलब 10 साल में हुए चेंज को दिखा रहा है। किसके चेंज को दिखा रहा है, वेटलैंड के चेंज को। यानी हिंदुस्तान में 10 साल में वेटलैंड कितने बढ़े हैं, कितने घटे हैं, तो उसको रिजेंबल करने के लिए एक मैप प्रिपेयर करा किसने, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इसरो ने, ठीक है। तो ओरिजिनल एटलस तो बना था 2011 में। फिर उसके बाद इसमें जो भी चेंजेस होते हैं हम उन्हें पॉइंट आउट करते जाते हैं। तो 2 नए वेटलैंड्स ऐड हुए हैं, इनका नाम याद रखना। अच्छा, हम 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये किस दिन हुआ सर, वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट कर रहे थे उस दिन हुआ। तो ये 2 फरवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं सर, 3 फरवरी को क्यों नहीं करते हैं, 29 फरवरी को क्यों नहीं करते हैं? भैया सीधी सी बात है, इस दिन ये कन्वेंशन साइन हुआ था ऑन 2 फरवरी 1971। कॉमन सेंस लगा सकते हो, कन्वेंशन किस दिन साइन हुआ था, 2 फरवरी 1971। तब से हम इस दिन को क्या सेलिब्रेट करते हैं सर, वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर उसे थोड़ा सा इंटरनेशनल सवाल बनाना होगा तो वो पूछ लेंगे, अच्छा बताओ किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं। तो भैया हमारी हालत है खस्ता, हमारे पास अराउंड 49 वेटलैंड्स हैं। लेकिन हमसे भी बुरी हालत है किसी की जिसने हमें बहुत परेशान किया, कौन, यूके। यूके के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है 175। इसी तरह के जीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, फिर आपको लगता है हाई क्या पूछ लिया, बड़ा टफ आ गया, और फिर हम एग्जाम को से रहते हैं। तो वो आपसे रिलेटेड ही चीजें पूछ रहा है जो आपने कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में पढ़ी होंगी। बस जरूरी क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। तो ये कुछ सटीक पॉइंट है जो डायरेक्ट पूछ सकता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे पूछ सकता है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ, 1971। कहाँ हुआ, रामसर। रामसर कहाँ है, ईरान। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है, यूके में। इंडिया में कितनी है, 49। यूके में कितनी है, 175, ठीक है। और एरिया सबसे ज्यादा किसका कवर है अंडर द कन्वेंशन प्रोटेक्शन, मतलब लार्जेस्ट एरिया किसका कवर है, जिस वो है बोलीविया का, कितना, 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब यूके में 175 साइट्स हैं लेकिन छोटी छोटी साइट्स हैं। तो अगर सारी साइट्स का एरिया मिला दोगे तो इतना नहीं बैठेगा। तो बोलीविया में जितनी साइट्स है उनका एरिया सबसे ज्यादा आता है, कितना आता है, 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर नंबर की बात करेगा तो नंबर 1 पे कौन आ जाएगा, यूके। और अगर एरिया की बात करेगा नंबर 1 पे कौन आ जाएगा सर, बोलीविया।
सो इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो रामसर कन्वेंशन से पूछे जा सकते थे, अपन ने उनको कवर कर लिया है। हाँ जी, तो समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? अगर क्लियर है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए इसको। ऑल राइट सर। चलिए जी। ओके सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉन द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022? बताइए, जो टाटा के फैन हैं वो बताएं इसका आंसर। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022, तो ऑब्वियसली बात है सर, किसने कराया होगा? टाटा स्टील ने कराया होगा। तो इसको किसने जीता है? ऑल राइट। ओके, तो एक आंसर आया कार्लसन। आ, एक आंसर आया कार्लसन। बाकी लोग भी बताएं। हाँ जी, दूसरा। हाँ, करेक्ट आंसर इज मैग्नस कार्लसन। ठीक है, तो वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन हैज वॉन द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट। तो प्लेइंग ब्लैक ही मैनेज टू बीट फेबियानो कैरुआना टुडे। तो अब किसको बीट किया ये मैटर नहीं करता, किसने जीता, कार्लसन ने जीतिया, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो वैसे ही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनको कराती हैं जो टूर्नामेंट्स, वो ज्यादा पूछ लेता है। तो किसने कराया? टाटा स्टील ने कराया था। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच इंडियन वॉन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर फॉर हिज परफॉर्मेंस इन 2021? बताइए, which Indian won the World Games Athlete of the Year for his performance in 2021? ऑल राइट सर, श्रीजीश। तो लोग बिल्कुल जोशीले भाव में, सर ये तो अपना पक्का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर तो क्लियर है। बहुत बढ़िया सर। तो करेक्ट आंसर है सर पी आर श्रीजीश। तो इंडिया की हॉकी प्लेयर है पी आर श्रीजीश, उन्होंने जीता वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021। तो वो ये अवार्ड जीतने वाले सेकंड इंडियन है, पहले कौन थे? रानी रामपाल। ठीक है, 2020 में विमेन्स हॉकी कैप्टन रानी रामपाल ने जीता था। उसके बाद अब कौन है? पी आर श्रीजीश, सेकंड पर्सन फ्रॉम इंडिया टू वन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021। ऑलराइट सर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आरसी गंजू एंड अश्विनी भटनागर have authored which book that highlights an anti-terrorist operation in JNK? तो JNK में एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के ऊपर एक किताब लिखी है आरसी गांजू एंड अश्विनी भटनागर ने। तो वो पूछ रहा है किताब का नाम क्या है?
किताब का नाम बताइए। ऑपरेशन काल, तुक्का लग रहा है। ऑपरेशन खात्मा। ऑलराइट सर, इट वाज ऑपरेशन खात्मा, ठीक है। तो एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का, उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन खात्मा। और उसमें काफ़ी मतलब जो हिजबुल मुजाहिदीन और उसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, इसके काफ़ी टेररिस्ट को मार गिराया था। तो ये ऑपरेशन किसने कंडक्ट किया था? स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। तो उन पर एक किताब लिखी है आरसी गांजू और अश्विनी भटनागर ने, तो नाम ध्यान रखिएगा। तो बुक्स एंड ऑथर से तो मान के चलो हर साल एक दो सवाल आ ही रहे हैं, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर से तो आप खुद समझ सकते हो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस। और करंट बेस ज्यादा आते हैं, करंट बेस ज्यादा आते हैं, तो अपनी को इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब ये नाम बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Which team has become India's first sports unicorn enterprise? Which team has become India's first sports unicorn enterprise? यू मुंबई, केरला ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लब, चेन्नई सुपर किंग्स, कालिंगा लैंसर्स, बताइए। हाँ जी, और लोग बताइए। अरे ये तो आसान सवाल है भाई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह के भी रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो धोनी भैया हैं तो जीत ही आएंगे, यूनिकॉर्न तो बना ही देंगे। करेक्ट आंसर इज सर चेन्नई सुपर किंग्स। अब एक सवाल आता है सर, ये यूनिकॉर्न क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा कि ये कंपनी यूनिकॉर्न हो गई है, ये कंपनी यूनिकॉर्न हो गई है। तो ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन कितनी हो, $1 बिलियन या उससे ज्यादा, ठीक है। तो $1 बिलियन या उससे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी क्या कहलाती है? यूनिकॉर्न। जो प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी, ठीक है। ये एक वेंचर कैपिटलिस्ट थे, एलिन ली, जो एक कंपनी है काउबॉय वेंचर्स, इसके फाउंडर थे एलिन ली। उन्होंने पॉपुलराइज किया था इस टर्म को, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न वैसे एक जानवर का नाम होता है, बाकी उन्होंने यूनिकॉर्न को किससे जोड़ दिया? ऐसी कंपनी जो $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन दे चुकी। बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, इसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो मैं एक बार वही अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि हमारे पास रिगार्डिंग टीजीटी एंड रिगार्डिंग पीजीटी, ठीक है। तो इसमें एक हमारे पास जीके के लिए कोर्स अवेलेबल है, एक हमारे पास इंग्लिश के लिए कोर्स अवेलेबल है, प्लस साथ ही साथ अगर किसी का हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है तो उसका भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हेड कांस्टेबल और फॉरेस्टर के भी कोर्सेस अवेलेबल है। तो अभी रिसेंटली में ये एग्जाम होने जा रहा है, अभी इसके क्या होने हैं आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसके बाद ये रिटन एग्जाम होगा, तो ये इसके रिगार्डिंग भी हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। तो अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या अगर कोई क्वेरी भी है तो 8076535685, ठीक है। 8076535685 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो इन कोर्सेज के जानकारी आपको फर्दर प्रोवाइड कर दी। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अप्रूव द सेटिंग ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट जियो पार्क इन विच स्टेट? बताइए। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अप्रूव द सेटिंग अप ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट जियो पार्क, पहला जियो पार्क बन रहा है किस स्टेट में बन रहा है? हाँ जी सर। अरे सो गए क्या?
पता नहीं चलता, एकदम से शांति सी हो जाती है। ओके, तो एमपी आंसर बताया जा रहा है। तो एमपी के अलावा किसी को लगता है? बढ़िया, उत्तराखंड भी बता रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं भैया। आज वैसे भी जल्दी छोड़ दूंगा मैं आप लोगों को। चलिए सर, करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। ठीक है। तो पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बन रहा है? जबलपुर नाम का शहर है इन मध्य प्रदेश। ठीक है। तो इसको बनाने की परमिशन कहाँ से मिली? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मिली है, जो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के अंदर आता है। तो इंडिया में जो भी माइनिंग वगैरह होती है, ठीक है, उसको कौन मैनेज करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैनेज करता है। एक पूरी ये रिपोर्ट भी प्रिपेयर करते हैं कि इंडिया में कहाँ पर कितने क्या मिनरल्स अवेलेबल हैं, वो यही बताते हैं। आपने कुछ टाइम पहले पढ़ा होगा, लास्ट ईयर ये न्यूज चल रही थी कि अरुणाचल में वैनेडियम मिल सकता है। वैनेडियम का एक अच्छा अमाउंट अरुणाचल प्रदेश में पाया जा सकता है। ठीक है। ऐसी न्यूज चल रही थी। तो वो कौन दे रहा था? ये जीएसआई दे रहा था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ही वो न्यूज। ठीक है। अब इस पार्क, एक मिनट, फिर से ओपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पार्क की अगर हम बात करें तो यही क्यों पर बन रहा है? ये जबलपुर में जो लम्हेता नाम की जगह है, यहीं पर ये पार्क क्यों बन रहा है? ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत है जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1928 में विलियम हेनरी स्लीमन ने यहाँ पर एक डायनासोर फॉसिल को डिस्कवर किया था। ठीक है। तो डायनासोर फॉसिल यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ की जो जमीन है, जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है। जियो का मतलब होता है अर्थ। जियोलॉजिकल सर्वे मतलब जो अर्थ का सर्वे करते हैं। तो इसीलिए यूनेस्को ने इसको जियो हेरिटेज साइट के तौर पे भी रिकॉग्नाइज किया। मतलब यहाँ की जमीन बहुत खास है। तो यहाँ पर अब आप सोचो, जहाँ पर डायनासोर के फॉसिल मिल रहे हो, तो और भी बहुत कुछ हो सकता है जहाँ पर हम रिसर्च कर सकते हैं। तो पार्क बनाने से हो गई है। अब यहाँ पर अब ये आराम से रिसर्च वगैरह करेंगे, और कुछ अगर थ्रिलिंग जानकारी होगी तो ये जरूर हमारे साथ शेयर करेंगे। ठीक है। तो जियो पार्क बनाती इसीलिए अगर किसी एरिया को हमें प्रोटेक्ट करना होता है, अगर हम चाहते हैं उसकी जियोलॉजिकल हेरिटेज मेंटेन रहे। अब वहां पे डायनासोर फॉसिल मिला, इंपॉर्टेंट जगह है, और भी कुछ मिल सकता है। अब वहीं पर अगर आप बिल्डिंग बना लो तो क्या पर्पज रहेगा उस जगह का? ठीक है। तो उसके एक पर्पज है, एक जियोलॉजिकल हेरिटेज है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने उसको क्या बना दिया? जियो पार्क बना दिया। जैसे नेशनल पार्क बना देते हैं, उसी तरह से हमने क्या बना दिया? जियो पार्क बना दिया। Question number 17. Which ministry has rolled out the home delivery of medicine for veterans and serving military personnel in Delhi under the services e-health assistance and tele consultation scheme? इसको शॉर्ट में कहते हैं सेहत स्कीम। सेहत बोले तो सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। तो क्या बन गया सर? सेहत। ठीक है। तो इस स्कीम के तहत क्या प्लान किया जा रहा है कि जो वेटरन्स है, वेटरन्स मतलब जो बूढ़े लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं आर्मी से, या फिर जो आर्मी में अभी भी सर्व कर रहे हैं, तो उनके घर पर मेडिसिन वगैरह होम डिलीवर कराई जाए। मतलब उनके घर पे होम डिलीवरी हो, किसकी? मेडिसिन की, ताकि उनका टाइम बचे और उनको ज्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े। ऑब्वियसली बात है, जो देश के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, देश के लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, उसके लिए इतना तो बनता है सर। देखो, छुप रहा है तो एक मिनट रुको, लेट मी सी। चलो इसको कर देता हूँ, एक मिनट रुको। सही है।
अब देखो सही आ रहा होगा आपका। ऑलराइट सर। तो पहले तो सर ये सेहत स्कीम बताना किस मिनिस्ट्री के अंदर चलती है। तो होम डिलीवरी सिस्टम कौन रोल आउट किया है ये। बहुत बढ़िया, इट इज रोल्ड आउट, ऑब्वियसली बात है। आर्मी वालों की बात हो रही तो कौन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगा। तो इस तरह से आप इंटेलिजेंट गैसिंग भी कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि सर व्हाट इज सेहत इनिशिएटिव, ये सेहत इनिशिएटिव है क्या। ठीक है, तो देखो सेहत इनिशिएटिव किसने बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बनाया है। ठीक है, एक सरकार का प्रोग्राम चल रहा है डिजिटल इंडिया, उसी से इंस्पायर होके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्या बनाया, सेहत इनिशिएटिव बनाया, जिसके तहत जो भी मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं, ठीक है, रिटायर्ड या सर्विंग, और उनकी जो फैमिलीज होती हैं, ठीक है, उनको हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जा सके सरकारी। तो उनको हम क्या देने लगे, टेली कंसल्टेशन। टेली कंसल्टेशन क्या है, जैसे फोन पे वीडियो कॉल पे डॉक्टर आपसे बात कर लेगा, आपको घर से बाहर जाके अपॉइंटमेंट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, खांसी जुकाम बुखार या कोई बीमारी है तो आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे अभी जब लॉकडाउन लगा था तो ज्यादातर अगर जैसे हम लोग का ट्रीटमेंट अगर किसी डॉक्टर से चल रहा है या हमें किसी डॉक्टर को दिखाना है तो ऑफलाइन में तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो ज्यादातर कई जो प्राइवेट के खासतौर से डॉक्टर्स थे वो क्या थे, ऑनलाइन वीडियो कॉल पे हम लोग को कंसल्टेशन दे रहे थे, ये काफी चला था। तो इसीलिए इसी को कहते हैं टेली कंसल्टेशन, जब आप ऑनलाइन किसी से डॉक्टर से एडवाइस लो। तो यही टेली कंसल्टेशन की सुविधा किसको दी जा रही है, मिलिट्री पर्सनल, रिटायर्ड और सर्विंग और उनकी फैमिलीज को। ठीक है, तो इट एम्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू पेशेंट्स इन देयर होम्स। तो ये पर्पज है सेहत स्कीम का। तो मेन चीज ध्यान रखना ये किसकी है, ये स्कीम है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। अब देखो ये क्या लिखा है, सेहत स्टे होम ओपीडी इज बेस्ड ऑन द लाइंस ऑफ ई संजीवनी। देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से तो जो सेहत ई सेहत बनाया है ये डिफेंस पर्सनल्स के लिए बनाया, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इस तरह का प्रोग्राम बना रखा है, इस टाइम की इस तरह की स्कीम बना रखी है, ई संजीवनी। ई संजीवनी किसके लिए है, ये ऑल ओवर सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। ई संजीवनी ऑल अदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए है। ये भी एक तरीके की ओपीडी सर्विस होती है। ओपीडी क्या होता है, ओपीडी बोले तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब जब हम किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ओपीडी कहते हैं। मतलब आप उस हॉस्पिटल में एनरोल्ड नहीं है, एडमिट नहीं है, अगर एडमिट हो जाएंगे तो आप आईपीडी कहेंगे, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, आप आउट ऑफ द हॉस्पिटल के पर्सन है ना, तो आप किस में दिखाएंगे, ओपीडी में दिखाएंगे। तो होम मिनिस्ट्री ऑलरेडी एक सर्विस चला रही थी, उसको क्या कह रहे थे, ई संजीवनी। उसी लाइंस पे हमने क्या बना दिया, ई सेहत, सेहत स्टे होम। तो ध्यान रखेंगे, ई संजीवनी होम मिनिस्ट्री चलाती है और ई सेहत कौन चलाता है सर, डिफेंस मिनिस्ट्री। तो एक चीज तो अपनी ये क्लियर हो गई। ऑलराइट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रेड सैंडर्स, द मोस्ट स्मगल्ड वुड इन द कंट्री इज बैक ऑन विच IUCN कैटेगरी फ्रॉम नियर थ्रेटन्ड स्पीशीज। अभी क्या था ना, IUCN कैटेगराइज करता है चीजों को, जैसे लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन, ठीक है, फिर इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, या फिर कोई स्पीशी एक्सटिंक्ट कैटेगरी होती है। तो ये कैटेगराइज भी करता है इन ऑन द बेसिस कि वो कितनी ज्यादा अवेलेबल है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इसकी घटती जाएगी वो इस कैटेगरी में बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इसकी पॉपुलेशन घटती जाएगी वो इस कैटेगरी में बढ़ता जाएगा। तो रेड सैंडर्स, द मोस्ट स्मगल्ड वुड इन द कंट्री इज बैक ऑन विच IUCN कैटेगरी। IUCN कैटेगरी में पहले ये नियर थ्रेटन में था, अब इसकी कैटेगरी रिसेंटली चेंज हुई है, वो पूछ रहा है। तो ऑल थैंक्स टू अवर पुष्पा भाऊ, जिनने कहा मैं झुकेगा नहीं, है ना,
पुष्पा बाबू ने कहा मैं झुकेगा नहीं, तो उस चक्कर में जो रेड सैंडर्स था, रेड सैंडर्स की तो स्मगलिंग है उसमें, तो अब वो किस स्टेटस में आ गया सर, नियर थ्रेटन से पुश होके वो कहाँ चला गया, इंडेंजर्ड कैटेगरी। भाऊ तो नहीं झुका, लेकिन रेड सैंडर गायब हो गया। ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है, टेरोकार्पस सेंटेलिनस। ठीक है। इट इज एन इंडियन एंडेमिक ट्री स्पीशीज। सर ये एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एंडेमिक मतलब अगर कोई चीज किसी स्पेसिफिक लोकल रीजन में पाई जाती है। ठीक है। एंडेमिक मतलब ये किसी एक लोकल रीजन में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। तो एंडेमिक का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज किसी एक लोकल रीजन में ही मिले और अगर वो वर्ल्ड वाइड फैल जाए। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फैल जाए तो क्या बन जाती है, वो पैंडेमिक बन जाती है। तो आपने सुना होगा कि कोरोना इज पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब वो ग्लोबली फैल गया, और जब वो कंसंट्रेट होके सिर्फ एक छोटे से रीजन में रह जाएगा तो हम क्या कहेंगे, अब वो बन गया सर एंडेमिक। तो शब्दों का खेल है सर सारा। ठीक है। तो ये कहाँ मिलते हैं, तो स्पीशीज इज एंडेमिक टू अ डिस्टिंक्ट ट्रैक। मतलब एक आंध्र प्रदेश में, वही आपने पढ़ा होगा शेषाचलम हिल्स मूवी में नाम आया है। ठीक है, तो वो आंध्र प्रदेश के एक छोटे से एरिया में ये आपको देखने को मिलेंगे, तो बहुत वाइडली ये नहीं देखने को मिले। अभी आईयूसीएन ने कैटेगरी कर दी इंडेंजर्ड, साइट्स ने रखा है अपेंडिक्स 2 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ने इसको शेड्यूल 2 में रखा है। ठीक है। तो प्रोटेक्शन स्टेटस ध्यान रखिएगा रेड सैंडर्स का। मूवी चूंकि न्यूज में थी तो हो सकता है वो एग्जामिनर वो मूवी से इंस्पायर होके आपसे ये सवाल पूछ सकता है। ठीक है। अब भाई अब वो भी आपका करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। लाओ सर आज मूवी देख लेते हैं ना, अब 3 दिन की तो वैसे ही आज छुट्टी हो रही है, तो अब मूवी देख लेते हैं, तो थोड़ा सा ये रेड सैंडर्स वाला मुद्दा और क्लियर हो जाएगा। इंडिया में एक्चुअली थोड़ी हमारी आदत है, जो जो क्राइम करते हैं, जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, उनको हमें ग्लोरीफाई करने में बहुत मजा आता है, या फिर उनको एज ए हीरो देखने में बहुत मजा आता है। Which temple in Karnataka has been finalized as India's nomination for World Heritage List 2020-23? देखो यूनेस्को क्या है ना, हेरिटेज साइट्स बनाता रहता है, ऐड करता रहता है। तो हर कंट्री अपने कुछ नॉमिनेशंस भेजती है। हर कंट्री, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, हर कंट्री अपने नॉमिनेशन भेजती है कि भाई हमारे यहाँ की इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आप ऐड करो, क्योंकि यहाँ पर ये यूनिक है, ये यूनिक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सी जगह को फाइनलाइज करा है फॉर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2020 2023? ये क्वेश्चन है। हाँ जी, तो चन्ना केशवा बताया जा रहा, और बाकी लोग बताइए। ऑलराइट सर, होयसाला भी बताया जा रहा है, तो करेक्ट आंसर पे आते हैं। करेक्ट आंसर इज होयसाला टेम्पल। ठीक है। बेलूर नाम की जगह है कर्नाटका में। कर्नाटका में एक बेलूर नाम की जगह है, तो वहां पर ये टेम्पल मिलता है, होयसाला टेम्पल। इमेज मैंने लगा रखी, इसमें शायद आपको इतना क्लियर ना हो, लेकिन इसकी गूगल पे इमेज जरूर देखिएगा आप। देखते ही आप कहेंगे वाह क्या आर्किटेक्चर है। मतलब डिजर्विंग है कि आप इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड करें और दुनिया को दिखाएं कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों से पहले भी एक दुनिया होती थी, हमारे पास भी आर्किटेक्ट था। ठीक है, तो ये बताने का तरीका हो। अब होयसाला वर्ड तो मेरे ख्याल से आपने सुना ही होगा, जैसे जो विजयनगर एम्पायर था। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर जो दो भाइयों ने बनाया, तो वो पहले होयसाला किंगडम ही तो था, उसी को खत्म करके उन्होंने विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश किया था, तो पहले होयसाला किंगडम होता था। तो इसलिए इसका नाम क्या है, होयसाला टेम्पल। कहाँ मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा। ठीक है, तो जगह याद रखना। तो इसको सिलेक्ट करा गया है यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड करने के लिए।
यूनेस्को इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर ध्यान रखेंगे इसका कहाँ पर है? पेरिस में। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में। अच्छा, अब देखो इसी क्वेश्चन को ना ऐसे घुमा के पूछ सकता है, वो ये सब कुछ नहीं पूछेगा, एग्जामिनर डायरेक्ट क्या दे देगा, ये बताइए होयसाला टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। साउथ इंडिया के 4 स्टेट दे देगा, तो आप ये भी तुक्का नहीं लगा सकते कि साउथ जैसा लगता है, क्योंकि साउथ में क्या है वही हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो बहुत जरूरी है कि हमें लोकेशन क्लियर हो। जरूरी नहीं ये ऐसे पूछे कि इंडिया ने किसको फाइनलाइज किया, डायरेक्ट पूछ लेगा कि होयसाला टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, क्योंकि न्यूज में था तो पूछना बनता भी है। बट अपने को क्या, अपने को तो ध्यान रखना है, रख लेंगे सर, बिल्कुल रख लेंगे कि अगर हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने आप में यूनिक है। ठीक, ठीक है, ऐसा एग्जाम है कि बिल्कुल हमारी लाइफ को यहाँ से उठा के यहाँ पहुंचा देगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए सर इतना तो अफर्ट कर ही सकते हैं कि याद रख ले कि होयसाला टेम्पल कहाँ है? कर्नाटका में। बस सर इतना तो अफर्ट दे ही सकते हैं। हम क्या होता है, हम परेशान हो जाते हैं सर इतना पढ़ना ये वो। अरे भाई आपने जो डिसाइड कर लिया है ना, अब जब मैदान में कूद गए हो तो कंप्लेन कैसा करना, पढ़ो अब, जितना हो सके पढ़ डालो। पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है कि इतना पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, आप जितना एंजॉय करके पढ़ सकते हो पढ़ो। ये नहीं अपने आप को बिल्कुल रस्सियों से बांध के ये आंखों पे बिल्कुल टेप लगा के कि आंखें बंद ना हो, ऐसे भी नहीं पढ़ना है। जितना एंजॉय करके पढ़ पाओ सिर्फ वही पढ़ाई होती है, बाकी तो फिर हरासमेंट होता है। ठीक है, चलिए सर। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज का। अभी बजट 2022-2023 में अभी रैंप प्रोग्राम आया था, जो भी बहुत जल्दी रोल आउट होगा। दिस प्रोग्राम विल बेनिफिट विच सेक्टर? डिफेंस, हैवी इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड नेचुरल गैस, एमएसएमई सेक्टर। Budget 2020 से 2023 saw the announcement of the RAMP program which will be rolled out soon. This program will benefit which sector? बताइए। एमएसएमई। रैम्प के फीचर्स क्या है? देखो ये बना ही किसके लिए है? एमएसएमई सेक्टर के लिए बनी है। ठीक है, द टारगेट्स इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ 5.5 लाख एमएसएमईज। एमएसएमईज क्या है सर? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, चलिए सर, तो ये सारे आज के क्वेश्चंस थे। तो देखिए अब क्या है कि फॉर द नेक्स्ट 3 डेज, फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्लासेस ऑफ रहेंगी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ होली। तो आप सबको बहुत बहुत होली मुबारक। विश यू अ वेरी हैप्पी होली। आप लोग होली एंजॉय करिए, और एंजॉय करने के साथ साथ ये 3 डेज आपको, आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी तो इसको यूटिलाइज करिए। ठीक है, आपका जो भी पुराना बैकलॉग हो गया है, कुछ लेक्चर्स छूट गए होंगे या कहीं रिवीजन नहीं हुआ होगा या कोई प्रैक्टिस नहीं हुई होगी, कुछ ना कुछ तो बचा होगा। अगर कुछ नहीं बचा है तो फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है, नहीं तो नेटफ्लिक्स पे बढ़िया मूवी। ठीक है, तो ये सारा आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एंजॉय करिए, छुट्टी मनाइए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मंडे को। हाँ जी, ठीक है।
तो फिर मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट संडे को, ओ सॉरी नेक्स्ट मंडे को। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिए। और बाकी देखिए हमारे कोर्सेज तो चल ही रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, हेड कांस्टेबल, फॉरेस्टर। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको इंडिविजुअल जीके का भी कोर्स ज्वाइन करना है, सिर्फ आप सिर्फ जीके एपीएसएसबी लेवल तक की जीके करना चाहते हैं तो उसका भी कोर्स अवेलेबल है। तो मैं ही कोर्स पढ़ा रहा हूँ, 1500 रुपी का कोर्स। ठीक है, ऑल राइट सर, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।